हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। क्लास 12th अकाउंटेंसी के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग एनपीओ चैप्टर की क्विक कॉन्सेप्चुअल रिवीजन करेंगे। क्विक रिवीजन का मतलब ये होता है कि हम कोई भी कॉन्सेप्ट को या कोई भी टॉपिक को बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे एंड ऑब्वियसली हम लोग कोई भी क्वेश्चंस बैठ के सॉल्व नहीं करेंगे। तो इस वीडियो का आप फुल बेनिफिट तभी उठा पाएंगे जब आपने ये चैप्टर एटलीस्ट 1 से 2 बार थरली पढ़ रखा हो और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस प्रॉपरली कर रखी हो। एक और बात, मैं अपने इस रिवीजन वीडियो में या फॉर दैट मैटर फ्यूचर रिवीजन वीडियोस में सिर्फ बोलने पे ज्यादा फोकस करूंगा। यानी कि आपको अपने आंखों का प्रयोग करने की जरूरत नहीं, आपको वीडियो ऐसा देखने की जरूरत नहीं। आप ईयरफोन्स अपने कान में लगा के आंख बंद करके आराम से इसको खाली सुन के भी काम चला सकते हैं। हाँ, लेकिन मेरी एक टिप आपको रहेगी कि जब आप रिवीजन वीडियो को सुने तो आप भी मेरे साथ साथ सारी चीजें बोलते रहे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलता हूँ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज प्रिपेयर्ड ऑन एक्रूअल बेसिस, तो मैं एक्सपेक्ट करता हूं आप लोगों को ये चीज पता होगी। तो ये चीज आप लोग भी मेरे साथ साथ बोलना। इससे क्या होगा, एक तो आप इस रिवीजन वीडियो को थोड़ा सा एंजॉय कर पाएंगे एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। आपको लगेगा हाँ, फलाना कॉन्सेप्ट मुझे आता है या ढिंकाना कॉन्सेप्ट मुझे पता है, और इससे आपको अच्छी मोटिवेशन मिलेगी। एक और बात मैं आप लोगों से बोलना चाहता हूं, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगती है, फायदेमंद लगती है, तो प्लीज इसको लाइक और शेयर करके और चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट जरूर कीजिएगा। चलिए बिना किसी देरी के मैं अपने वीडियो को शुरू करता हूं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि जो एनपीओ आपका चैप्टर है, ये आपके टर्म 2 के बोर्ड एग्जाम्स में 10 मार्क्स की वेटेज रखता है। तो आउट ऑफ 40 10 मार्क्स की वेटेज आपके एनपीओ चैप्टर की रहती है। यानी आप कह सकते हो कि 25% वेटेज आपकी एनपीओ चैप्टर की है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर बन जाता है। दूसरी बात, आपके टर्म 2 के सिलेबस में दो ऐसे चैप्टर्स हैं जो इंपॉर्टेंट तो है ही, लेकिन वो ऐसे चैप्टर्स हैं जो अगर आप कॉन्सेप्चुअली पढ़ोगे, सारी चीजों को लिंक करके पढ़ोगे तो बहुत इजी हो जाते हैं। लेकिन अगर आप रट रट के करने की कोशिश करोगे तो वो उतने ही डिफिकल्ट हो जाते हैं। उनमें से एक तो ये आपका एनपीओ का वाला चैप्टर है और दूसरा आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट है। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, जब आप इन चैप्टरों को पढ़े तो जितना हो सके कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग एंड कॉन्सेप्चुअल लिंकेज के साथ पढ़ें। इससे आपको थोड़ा सा इजी लगेगा एंड आप थोड़ा सा इंजॉय भी कर पाएंगे चैप्टर को। तो चलिए अब हम अपने डिस्कशन को शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात, अगर मैं एनपीओ की बात करता हूं तो एनपीओ क्या होता है? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, या इसको हम लोग नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस भी बोलते हैं। तो नाम से ही पता लग जाता है ये ऐसी एंटिटीज होती हैं, ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, ऐसी संस्थाएं होती हैं जो प्रॉफिट के लिए काम नहीं करती। ये सोसाइटी के बेनिफिट के लिए या सोशल वेलफेयर के लिए या किसी पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पर्सन के बेनिफिट के लिए काम करती हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक एनपीओ का ये हो जाता है कि इसमें या ये जो होती है इनका मोटिव प्रॉफिट मेकिंग नहीं होता। इस चैप्टर में आपको जो बेसिकली सीखना होता है वो सीखना होता है एनपीओ कैसे कैसे अपने फाइनल अकाउंट्स या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाती है। आपने जब बचपन में सोल प्रोप्राइटरशिप की अकाउंटिंग करी थी, आपने उसमें फाइनल अकाउंट्स में जो बनाना सीखा था वो था ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। फिर आपने क्लास 12 में पार्टनरशिप अकाउंट्स पढ़ी, उसमें आपने सीखा कि अपार्ट फ्रॉम दीज अकाउंट्स आप एक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बनाते हो। इवन आपने कंपनी अकाउंट्स पढ़े, आपने कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़े, उसमें भी आपने देखा कि क्या क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती है कंपनी के केसेस में। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, नोट्स टू अकाउंट्स, इनफैक्ट कैश फ्लो स्टेटमेंट। इस चैप्टर में हम लोग सीखेंगे, सोनली हम लोग एनपीओ के पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीजें देखेंगे कि एनपीओ कैसे कैसे अपने फाइनल अकाउंट बनाती है। ठीक है, तो लेकिन आपको थ्योरेटिकली एंड कॉन्सेप्चुअली चीजों को भी समझना है। तो सबसे पहली बात, एनपीओ क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। एंड आपको ये भी पता होना चाहिए कि एनपीओ यानी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस एंड प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। मोटे मोटे डिफरेंसेस तो आप पकड़ सकते हो, लेकिन एक बार उसको आपको थोड़ा डिटेल में पढ़ के जरूर जाना है। ठीक है, तो एनपीओ का मीनिंग क्लियर हो गया। ऐसी संस्था है जो
प्रॉफिट मेकिंग के लिए काम नहीं करती, कुछ अपने मेंबर्स की सर्विसेज के लिए या सोसाइटी की बेनिफिट के लिए काम करती हैं। एनपीओ के एग्जांपल्स क्या हो जाते हैं, आपको एग्जांपल्स भी पता होने चाहिए। एग्जांपल्स हो गए स्कूल, हॉस्पिटल्स, सोसाइटीज, या कोई कल्चरल क्लब्स हो गया, कोई और क्लब्स हो गए, है ना, ये सारे आपके एनपीओ के एग्जाम्पल हो जाते हैं। सो यू शुड ऑल्सो नो सम एग्जाम्पल्स ऑफ एनपीओ। अब हम लोग मोस्टली अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कॉन्सेप्चुअल बातें करेंगे। तो जब एनपीओ की फाइनल अकाउंट्स की बात होती है तो एनपीओ 3 फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं। एक होता है आपका रिसेप्शन पेमेंट अकाउंट, एक होता है आपका तो एक होता है आपका रिसेप्शन पेमेंट अकाउंट, एक होता है आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और एक होता है आपका बैलेंस शीट। तो ये 3 चीजें एनपीओ बनाती हैं। हम तीनों चीजों को एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रिसेप्शन पेमेंट अकाउंट की। तो रिसेप्शन पेमेंट अकाउंट क्या होता है, सिंपल भाषा में बोलूं, ये कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शन की एक समरी स्टेटमेंट होती है। एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जिसमें कैश एंड बैंक रिसिप्ट एंड कैश एंड बैंक पेमेंट्स की एक समराइज वे में प्रेजेंट किया जाता है, दिखाया जाता है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट आपका सबसे इंपॉर्टेंटली कैश बेसिस पे बनता है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज प्रिपेयर्ड ऑन कैश बेसिस। दूसरी बात, इसमें कैश एंड बैंक रिसिप्ट एंड पेमेंट दिखाई जाती है, चाहे वो कैपिटल नेचर की हो, चाहे वो रेवेन्यू नेचर की हो। तो अगर मैंने सैलरी या रेंट, मैंने मतलब एनपीओ ने, अगर एनपीओ ने सैलरी या रेंट पे किया तो ये एक रेवेन्यू नेचर का पेमेंट है, तो ये भी रिसेप्शन पेमेंट अकाउंट में आएगा। चाहे एनपीओ ने फिक्स एसेट खरीदने के लिए कुछ पेमेंट करी, ये कैपिटल नेचर का ट्रांजैक्शन है, ये भी आपका रिसेप्शन पेमेंट अकाउंट में आएगा। दूसरी बात, ये एक आपका कैश बेसिस में बनता है, यानी कि सारी पेमेंट्स एंड रिसिप्ट्स आप दिखाते हो इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट वो पेमेंट्स एंड रिसिप्ट्स आपकी करंट ईयर से रिलेट करती है, पिछले साल से रिलेट करती है, या फ्यूचर ईयर से रिलेट करती है, आपको उससे मतलब नहीं है। आपको सारी कैश एंड बैंक पेमेंट्स एंड रिसिप्ट्स को दिखाना होता है। ये आपकी कुछ इंपॉर्टेंट बातें हो जाती है रिसेप्शन पेमेंट अकाउंट की। एक और बात, रिसेप्शन पेमेंट अकाउंट में जो डेबिट साइड होता है उसमें सारी रिसिप्ट्स आती हैं, है ना, डेबिट साइड सारी रिसिप्ट्स आती हैं, और क्रेडिट साइड आपकी सारी पेमेंट्स आती हैं। डेबिट साइड में आप लोग जैसे कैश बुक बनाया करते थे, इसको आप एक प्रकार का कैश बुक समझो, हालांकि कैश बुक नहीं है। जैसे कैश बुक में आप डेबिट साइड में ओपनिंग बैलेंसेस दिखाते थे और क्रेडिट साइड पे क्लोजिंग बैलेंसेस दिखाते थे, इसी प्रकार से रिसेप्शन पेमेंट अकाउंट में भी हम डेबिट साइड पे ओपनिंग बैलेंसेस दिखाएंगे कैश एंड बैंक का, और क्रेडिट साइड पे क्लोजिंग बैलेंसेस दिखाएंगे कैश एंड बैंक अकाउंट का। ये होता है आपका रिसेप्शन पेमेंट अकाउंट। ये बेसिकली आपका, आप कह सकते हो अगर नेचर ऑफ अकाउंट क्या है, तो ये एक रियल अकाउंट होता है। तो रियल अकाउंट के लिए आप जो भी डेबिट क्रेडिट के रूल्स लगाते हो वो आपके रिसेप्शन पेमेंट अकाउंट में अप्लाई हो जाते हैं। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो जब भी रिसिप्ट हो रहा है यानी पैसा आ रहा है अंदर तो हम डेबिट करेंगे, जब भी पेमेंट हो रही है यानी पैसा बाहर जा रहा है तो उसको हम लोग क्रेडिट पे दिखाएंगे। तो दिस इज मोस्टली ऑल अबाउट रिसेप्शन पेमेंट अकाउंट। दूसरा मेरा अकाउंट आ जाता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आपका एक तरह से आप समझ लो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह होता है। अब एनपीओ की अगर मैं बात करूं तो एनपीओ प्रॉफिट मोटिव के लिए तो काम करती नहीं, तो वो एनपीओ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बना सकती, क्योंकि वो कॉन्सेप्चुअली बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की जगह एनपीओ बनाती है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ओवरऑल रिजल्ट्स पता चलते हैं कि पूरे साल एनपीओ की एक्टिविटीज के कैसे रिजल्ट्स रहे। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की कुछ इंपॉर्टेंट बातें। सबसे इंपॉर्टेंट बात, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज प्रिपेयर्ड ऑन एक्रूअल बेसिस। एक्रूअल बेसिस का मतलब हो जाता है कि वही चीजें इसमें दिखाई जाती है जो करंट ईयर से रिलेट करती है। अच्छा, इसमें दिखाया क्या जाता है, इसमें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स एंड रेवेन्यू नेचर की इनकम्स दिखाई जाती है, रिसिप्ट्स दिखाई जाती है। ठीक है, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आपके एक्रूअल बेसिस में सारा बनता है, और रेवेन्यू नेचर की ट्रांजैक्शंस आती है, रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंडिचर्स एंड रेवेन्यू नेचर के रिसिप्ट्स आते हैं, और वही एक्सपेंडिचर एंड रिसिप्ट्स आते हैं जो करंट ईयर से रिलेट करते हैं, अगले साल से नहीं, पिछले साल से नहीं, सिर्फ करंट ईयर से रिलेट करते हैं। ठीक है, तो सिंपल भाषा में अगर रेंट दिखा रहा हूं मैं एज एक्सपेंडिचर तो सिर्फ करंट ईयर का रेंट इसमें दिखाया जाएगा। ठीक है, अच्छा, जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट होता है ये एक नॉमिनल नेचर का अकाउंट होता है। तो नॉमिनल का मतलब ये हुआ डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो सारे खर्चे आपके या नुकसान आपके डेबिट साइड पर आ जाते हैं, और सारे आपके जो फायदे इनकम गेन्स जो भी हैं वो आपकी क्रेडिट साइड में आ जाती है। अच्छा,
अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब हम बनाते थे उसमें अगर इनकम एक्सपेंडिचर से ज्यादा होती थी तो उसको हम नेट प्रॉफिट बोलते थे, और अगर एक्सपेंडिचर इनकम से ज्यादा होती थी तो उसको हम लोग नेट लॉस बोलते थे। अब यहाँ पे हम लोग प्रॉफिट और लॉस टर्म यूज नहीं कर सकते क्योंकि हम यहाँ एनपीओ की बात कर रहे हैं। तो अगर आपके एक्सपेंडिचर, या मैं बोलता हूं इनकम, अगर आपकी अगर आपकी टोटल जो इनकम्स है वो एक्सपेंडिचर से ज्यादा हो जाती है तो इसको हम लोग बोलते हैं सरप्लस। यानी कि अगर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट साइड पे बैलेंस बच रहा है तो वो हम बोलेंगे सरप्लस। सिमिलरली अगर हमारी टोटल एक्सपेंडिचर इनकम से ज्यादा हो जाती है तो इसको हम लोग लॉस नहीं बोलते, इसको हम लोग बोलते हैं डेफिसिट। या दूसरे भाषा में मैं बोलूं कि अगर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड पे बैलेंस बचता है तो उसको हम बोल देंगे डेफिसिट। तो डेबिट साइड पे बैलेंस बचा तो हम उसको बोलेंगे टू सरप्लस, और क्रेडिट साइड पे बैलेंस बचा तो उसको हम बोलेंगे बाय डेफिसिट। ठीक है, प्रॉफिट की जगह, नेट प्रॉफिट की जगह हम टर्म यूज कर रहे हैं सरप्लस, और नेट लॉस की जगह हम टर्म यूज कर रहे हैं डेफिसिट। ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं क्योंकि एक्रूअल बेसिस में बनता है, तो इसमें हम लोग सिर्फ करंट ईयर की ट्रांजैक्शंस या वो एक्सपेंडिचर इनकम्स दिखाते हैं जो सिर्फ करंट ईयर से रिलेट करते हैं। सो दिस इज इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। नेक्स्ट आपका जो तीसरा फाइनल अकाउंट जो आपका बनता है एनपीओ के केस में वो होता है बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट मोर और लेस जैसे अभी तक आपने प्रोप्राइटरशिप के केस में या फिर पार्टनरशिप के केस में जैसे बैलेंस शीट बनाई बिल्कुल वैसे ही बनती है। सिर्फ बैलेंस शीट में एक एडिशनल कॉन्सेप्ट लग जाता है बनाते वक्त, वो होता है फंड बेस्ड अकाउंटिंग। फंड बेस्ड अकाउंटिंग। अब फंड बेस्ड अकाउंटिंग के लिए पहले समझना जरूरी है कि फंड्स क्या होते हैं। फंड्स बेसिकली आपके जो भी पैसा होता है, बेसिकली हम जो पैसा होता है जो एनपीओ के पास अपनी एक्टिविटीज को कैरी आउट करने के लिए, उसको हम सिंपल भाषा में फंड बोल देते हैं। फंड दो तरह के हो सकते हैं, एक जनरल फंड हो सकता है, एक स्पेसिफिक फंड हो सकता है। स्पेसिफिक फंड ऐसे फंड होते हैं जो बेसिकली स्पेसिफिक किसी पर्पस के लिए मेंटेन किए जाते हैं, कोई स्पेसिफिक पर्पस के लिए मेंटेन किए जाते हैं। और जनरल फंड जो आपके होते हैं वो आपके कोई स्पेसिफिक पर्पस के लिए नहीं मेंटेन किए जाते, वो सारे ओवरऑल जनरल पर्पस के लिए मेंटेन किए जाते हैं। तो जो जनरल फंड होता है उसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं कैपिटल फंड। इसको आप एक प्रकार से जो आप प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप के केस में कैपिटल अकाउंट दिखाते थे ना, उसको ही आप बोल दोगे कैपिटल फंड। ठीक है, तो जिस तरह से हम नेट प्रॉफिट या नेट लॉस को कैपिटल में ट्रांसफर करते थे, हम एनपीओ में जो डेफिसिट सरप्लस आता है उसको कैपिटल फंड में ट्रांसफर करते हैं। आप सीखना जरूरी इसमें क्या है कि फंड बेस्ड अकाउंटिंग क्या होती है। तो फंड बेस्ड अकाउंटिंग सिंपली ये बोलती है कि कोई भी अगर एनपीओ को डोनेशंस मिलती है, एनपीओ को कोई भी डोनेशंस वगैरह मिलती है, अगर वो स्पेसिफिक पर्पस के लिए मिलती है तो उसको हम लोग स्पेसिफिक अकाउंट, स्पेसिफिक फंड अकाउंट में क्रेडिट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एनपीओ को अगर कोई टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करने के लिए कोई डोनेशन मिली तो उस डोनेशन को हम लोग टूर्नामेंट फंड में क्रेडिट करेंगे, टूर्नामेंट फंड अकाउंट में क्रेडिट करेंगे। उसको हम लोग इनकम की तरह नहीं दिखाएंगे, उसको हम लोग स्पेसिफिक फंड अकाउंट में क्रेडिट करते हैं। ठीक है, तो और क्या कहता है आपका फंड बेस्ड अकाउंटिंग। अब सपोज मैं सारी एग्जांपल में ना टूर्नामेंट फंड बोलता रहूंगा। अब टूर्नामेंट फंड मेरे को मिला तो मैंने टूर्नामेंट फंड में उसको क्रेडिट कर दिया। अब सपोज मैं उस फंड को, उस पैसे को कहीं इन्वेस्ट कर देता हूँ। मैं कहता हूँ अभी टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करने में तो बहुत टाइम है, तो एक काम करता हूँ जब तक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज नहीं होता तब तक मैं इसको कहीं इन्वेस्ट कर देता हूँ। तो टूर्नामेंट फंड को जब मैं इन्वेस्ट कर दूंगा तो हम लोग बैलेंस शीट में एसेट साइड पे एक इन्वेस्टमेंट दिखा देंगे, टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट, और उसकी वहां पे वैल्यू दिखा देंगे। तो बैलेंस शीट जब बनेगी लाइबिलिटी साइड में टूर्नामेंट फंड आ जाएगा और कॉरेस्पॉन्डिंगली आपका एसेट साइड पे टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। अच्छा, दूसरी बात, अब टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट से हो सकता है मुझे कुछ इनकम मिले, फॉर एग्जाम्पल मुझे कुछ इंटरेस्ट मिले। तो उस इंटरेस्ट को, अब इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट हमें जनरली लगता है यार ये तो प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट करते थे तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में भी इसको क्रेडिट करना चाहिए, इनकम है। लेकिन अगर स्पेसिफिक फंड की इन्वेस्टमेंट करने से कोई उसके ऊपर इनकम आती है तो वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं जाता, वो स्पेसिफिक फंड में ही ऐड हो जाता है। तो स्पेसिफिक फंड में इंटरेस्ट ऑन स्पेसिफिक फंड इन्वेस्टमेंट हम लोग ऐड कर देते हैं। अब सपोज टूर्नामेंट हुआ तो टूर्नामेंट होने पे मैंने कुछ टिकट्स की सेल करी, तो उस सेल ऑफ टिकट्स को भी मैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इनकम नहीं दिखाऊंगा, उसको भी मैं टूर्नामेंट फंड में ऐड कर दूंगा। सिमिलरली अगर मैंने टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया तो मैंने कुछ उसके लिए खर्चे करे, एक्सपेंडिचर करे,
अब उस एक्सपेंस को भी मैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं दिखाऊंगा, मैं टूर्नामेंट फंड में ही से ही माइनस कर दूंगा, क्योंकि वो खर्चे करने के लिए मेरे पास एक स्पेसिफिक फंड पड़े हुए हैं, तो मैं डायरेक्टली उसको स्पेसिफिक फंड में से माइनस कर दूंगा। तो आपकी लाइबिलिटी साइड में, मैं इधर आके दिखा देता हूं एक बार, आपके लाइबिलिटी साइड में अगर बैलेंस शीट बनेगी तो लाइबिलिटी साइड में टूर्नामेंट फंड आएगा, अगर इसका कोई ओपनिंग बैलेंस है तो वो आ जाता है। अगर मेरे को कोई इनकम मिली ऑन इन्वेस्टमेंट, टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट, वो ऐड हो जाती है। मुझे साल के दौरान अगर कोई डोनेशन मिला टूर्नामेंट के लिए एक और, वो भी ऐड हो जाता है। मैंने सेल ऑफ टिकट्स करी, सपोज मैंने सेल ऑफ टिकट्स करी, तो ये भी एक प्रकार की इनकम है, तो ये भी डायरेक्टली फंड में ऐड हो जाएगी। और अगर मैंने इसके लिए कोई खर्चे करे, टूर्नामेंट के लिए कोई खर्चे करे, तो वो इसमें से माइनस हो जाएगा, और फाइनली जो बच जाएगा वो आपके बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में बाहर आएगा। तो ये होती है आपकी फंड बेस्ड अकाउंटिंग। ठीक है। अच्छा, फंड बहुत सारे पर्पस के लिए मेंटेन किया जा सकता है। आपके एग्जाम में जनरली टूर्नामेंट फंड आ जाता है, मैच फंड आ जाता है, प्राइज फंड आ जाता है, इस प्रकार से स्पेसिफिक पर्पस के लिए फंड्स मेंटेन हो सकते हैं। अच्छा, ऑल्सो मैंने आपको क्या बोला, अगर टूर्नामेंट फंड की कोई इन्वेस्टमेंट है तो वो आपकी एसेट साइड पे आ जाती है। अब सपोज मानो साल में मुझको टूर्नामेंट फंड से इनकम तो एक्रू तो हो गई लेकिन अभी मिली नहीं, तो ये जो इनकम एक्रू हो गई, सपोज इंटरेस्ट ऑन टूर्नामेंट फंड नॉट रिसीव, एक्रूड बट नॉट रिसीव, तो ये मेरे लिए एक एसेट हो जाता है, तो उसको मैं इंटरेस्ट एक्रूड के नाम से नॉर्मली एसेट साइड पे भी दिखा देता हूँ। तो इस प्रकार से आपकी फंड बेस्ड अकाउंटिंग होती है। अच्छा, अब मानो सपोज मेरे जो टोटल खर्चे हैं वो फंड में जितने पैसे पड़े उससे ज्यादा हो जाते हैं, उसको एक्सीड कर जाते हैं। सपोज फॉर एग्जांपल टूर्नामेंट फंड में मेरे पास पड़े हुए हैं 25,000, लेकिन एक्सपेंडिचर जो मेरी टूर्नामेंट के लिए हो जाती है वो 30,000 हो जाती है, यानी फंड में पड़े हुए पैसों से ज्यादा हो जाती है। तो फिर हम लोग क्या करते हैं, तो देखो साफ साफ बहुत सिंपल है, हम लोग क्या करते हैं, वही बैलेंस शीट बनाते हैं, यहाँ पे टूर्नामेंट फंड दिखाएंगे, हम बोलेंगे 25,000 का फंड हमारे पास पड़ा है, इसमें से 30,000 का खर्चा हो गया। अब 30,000 के खर्चे में से 25,000 रुपए तो मेरे पास फंड में पड़े हैं, उतने में यहां से एडजस्ट कर दूंगा। अब बाहर मेरा नील आ जाएगा, टूर्नामेंट फंड जीरो हो जाएगा। लेकिन इसके अलावा 5,000 रुपए और खर्च हुए, टोटल 30,000 खर्च हुए। तो जो पैसा, जो खर्चा फंड में से मीट नहीं हो पाया, वो आपका नॉर्मली इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में चला जाए। तो हम जब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे तो डेबिट साइड पर सारे खर्चे दिखाते हैं, तो हम यहाँ पे टूर्नामेंट के खर्चे दिखा देंगे, टू टूर्नामेंट एक्सपेंस या जो भी नाम देना चाहो। तो 5,000 रुपए जो मैं फंड में से नहीं मीट कर पाया, वो हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट कर देंगे। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी होती है। इसके अलावा फंड बेस्ड अकाउंटिंग में एक एसेट फंड का भी कॉन्सेप्ट आता है, कि अगर कोई फंड सपोज कोई लॉन्ग टर्म एसेट्स के लिए मेंटेन किए जाते हैं, फॉर एग्जांपल बिल्डिंग फंड, पेविलियन फंड, या फिर आपके जो सीबीएसई सैंपल पेपर में आया बुक फंड, यहाँ पे आपको क्या करना होता है, तो यहाँ पे भी आप एक बार फटाफट से देख लो कैसे करना होता है। तो मैं बिल्डिंग फंड का एग्जांपल लेके चलता हूँ। सपोज मेरे पास एक बिल्डिंग फंड है, मेरे पास बिल्डिंग फंड पड़ा है। अब साल के दौरान मैंने बिल्डिंग बनाने के लिए कुछ खर्चा किया। अब बिल्डिंग एक कैपिटल एसेट है, बेसिकली लॉन्ग टर्म एसेट है, फिक्स्ड एसेट है। तो बिल्डिंग बनाने के लिए सपोज मैंने कोई खर्चा किया, तो खर्चा तो आप यहां से मीट कर लोगे बिल्डिंग फंड में से। अब आपका एक एसेट बनना शुरू हो गया, एक एसेट क्रिएट हो रहा है, तो जो एसेट क्रिएट होने लग गया वो आप यहां पे दिखा दोगे एसेट साइड पे, बिल्डिंग इन प्रोग्रेस। तो जो खर्चा हो गया वो आप यहां पे दिखा दोगे बिल्डिंग इन प्रोग्रेस के नाम से, क्योंकि आपका एक एसेट क्रिएट होना लग गया। तो बिल्डिंग फंड खत्म। अच्छा, साल के दौरान अगर बिल्डिंग फंड में कुछ और एडिशनल डोनेशंस भी मिलती है, वो भी आप नॉर्मली यहाँ पे ऐड कर दोगे, है ना। तो जैसे ऊपर मैंने आपको बताया, तो यहाँ पे आपका बिल्डिंग फंड आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको एक एडिशनल काम और करना होता है, जो आपका एक कैपिटल फंड आता है, जो बेसिकली जनरल पर्पस के लिए फंड्स मेंटेन होते हैं, कैपिटल फंड या जनरल फंड के नाम से इसको दिखाया जाता है, या इसको कॉर्पस फंड भी बोला जाता है। तो इसमें से आप जो खर्चा हुआ है उसको ऐड कर दोगे, तो प्लस ट्रांसफर फ्रॉम बिल्डिंग फंड, है ना। तो जो खर्चा हुआ
जो खर्चा हुआ वो आप बिल्डिंग फंड में से बेसिकली ट्रांसफर करके कर दोगे कैपिटल फंड में। तो यहां मुझे एक्चुअली लिखना चाहिए ट्रांसफर टू जनरल फंड या कैपिटल फंड। ठीक है, तो साल के दौरान जो एसेट फंड में से खर्चा हुआ वो एसेट फंड में से माइनस हो जाएगा, वहां से ट्रांसफर होके चला जाएगा कैपिटल फंड में। अब ऐसा क्यों होता है, इसको जर्नल एंट्री से समझा देता हूं, क्योंकि मेरे पास बहुत डाउट्स आते हैं। ठीक है, तो सपोज मैंने बिल्डिंग बनानी शुरू करी, तो एक एसेट क्रिएट करना शुरू किया, तो एक एंट्री में क्या करूंगा, बिल्डिंग इन प्रोग्रेस यानी एक एसेट आ गया, तो एसेट को मैं डेबिट कर दूंगा, और खर्चा तो मैं कैश में या बैंक में कर रहा हूँ, तो मैं बैंक को क्रेडिट कर दूंगा। एक एंट्री तो मेरी ये हो जाएगी। हालांकि जनरल एंट्री आपके एग्जाम में नहीं पूछी जाएगी, फिर भी मैं आपको लॉजिक के लिए बता रहा हूँ। तो एक एंट्री आपकी हो गई। अब जो मैंने खर्चा कर दिया, वो खर्चा क्योंकि मैंने बिल्डिंग फंड में से किया होगा, तो मुझे अपनी बिल्डिंग फंड को कम करना पड़ेगा। बिल्डिंग फंड एक लाइबिलिटी होती है, फंड एक लाइबिलिटी होती है, तो लाइबिलिटी को कम करने मेरे के लिए मेरे को उसको डेबिट करना पड़ता है। बिल्डिंग फंड अकाउंट को मेरे को डेबिट करना पड़ेगा। और क्रेडिट क्या करूंगा मैं यहाँ पे, क्रेडिट में यहाँ पे कर दूंगा कैपिटल फंड। तो इसी को मैंने बोला कि बिल्डिंग फंड में से जो भी खर्चा हो गया वो ट्रांसफर होके चला जाएगा कैपिटल फंड। तो ये दो एंट्रीज आपकी बन जाती हैं। अगेन जनरल एंट्रीज आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलिवेंट नहीं है, बट फिर भी लिंक करने के लिए आपको बता रहा हूं मैं आपको। तो ये आपको चीजें ध्यान में रखनी होती है। दिस इज ऑल अबाउट योर फंड बेस्ड अकाउंटिंग। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। फंड बेस्ड अकाउंटिंग से एग्जाम में आपके सेपरेट इंडिविजुअल क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। तो 2 मार्कर या 3 मार्कर में आपको फंड बेस्ड अकाउंटिंग से आराम से सवाल आ सकता है। मैं एक्सपेक्ट करता हूं अगर फंड बेस्ड अकाउंटिंग से सवाल आएगा तो 3 नंबर का एक सवाल आपका आ जाएगा। तो फंड बेस्ड अकाउंटिंग आपको एक तो पता होनी चाहिए। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, तो इसको थोड़ा सा टाइम देके मैंने रिवाइज करा दिया। अच्छा, अब आपकी एनपीओ में कुछ और आइटम्स होती है जिसकी ट्रीटमेंट करना आपको पता होना चाहिए। तो उन आइटम्स को हम एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। एक होता है आपका जैसे एंट्रेंस फी या एडमिशन फी। तो फटाफट फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। एंट्रेंस फी या एडमिशन फी अगर आपको दिया होगा तो ये एक रेवेन्यू रिसिप्ट होता है। द मोमेंट मैं इसको रेवेन्यू रिसिप्ट बोल देता हूं, ये आपके इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है एज इनकम। एक आ जाता है आपका लाइफ मेंबरशिप फी। लाइफ मेंबरशिप फी एक कैपिटल रिसिप्ट होती है। तो ये बेसिकली कैपिटलाइज्ड होती है, इसलिए इसको हम लोग डायरेक्टली कैपिटल फंड में बैलेंस शीट में ऐड करते हैं। इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं दिखाते। अच्छा, कोई अगर स्पेशल रिसिप्ट हो, जैसे आपके क्वेश्चंस में कुछ कुछ बोल देता है वो डोनेशन फॉर कोई डिनर पार्टी या कुछ इस प्रकार से, तो कोई अगर स्पेशल रिसिप्ट हो तो ये हम लोग स्पेशल रिसिप्ट को लाइबिलिटी में दिखाते हैं बैलेंस शीट में। और जब इस स्पेशल रिसिप्ट की जो भी इवेंट होता है ये हो जाता है, तो इस खर्चे को हम लोग स्पेशल रिसिप्ट में जो हमने लाइबिलिटी में से दिखाया है उसमें से कम कर देते हैं, और लाइबिलिटी में अगर कुछ बैलेंस बच जाता है उसको हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। अच्छा, अब मैं डोनेशंस की बात करूं तो डोनेशंस 2 प्रकार की हो सकती हैं। जनरल डोनेशन, स्पेसिफिक डोनेशन। स्पेसिफिक डोनेशन ऐसी डोनेशन होती है जो कोई स्पेसिफिक पर्पस के लिए मिलती है, और जनरल डोनेशन ऐसी डोनेशन होती है जो कोई स्पेसिफिक पर्पस के लिए नहीं मिलती। तो जनरल डोनेशंस को हम लोग रेवेन्यू रिसिप्ट की तरह ट्रीट करते हैं और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट करते हैं। और स्पेसिफिक डोनेशन में हम लोग, ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया, स्पेसिफिक डोनेशन में हम लोग फंड बेस्ड अकाउंटिंग का जो आपने पूरा कॉन्सेप्ट मैंने आपके साथ डिस्कस किया ऊपर, वो अप्लाई कर देते हैं। सिमिलरली लेगेसी एक आती है। लेगेसी भी एक प्रकार की डोनेशन होती है जो किसी के डिसीज्ड पर्सन के विल से मिलती है। और जैसे मैं अगर बोलूं कि मेरे मरने के बाद मेरी जितनी भी संपत्ति होगी वो फलाना फलाना एनपीओ को चली जाए, अगर मैं बोलता हूं कि वो जो फलाना फलाना एनपीओ को जा रही है वो कोई स्पेसिफिक पर्पस के लिए जाए तो वो स्पेसिफिक डोनेशन हो जाएगी। अगर मैं बोलता हूं मेरी जो संपत्ति है वो जनरल पर्पस के लिए जाए, कोई स्पेसिफिक पर्पस नहीं है मेरे दिमाग में, तो वो आपकी जनरल डोनेशन हो जाएगी। तो लेगेसी में भी आपको डोनेशन की तरह ही ट्रीटमेंट करनी है। अगर वो किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए दी गई है तो आपको फंड बेस्ड अकाउंटिंग अप्लाई कर देना है, और अगर वो अगर जनरल पर्पस के लिए है या जनरल डोनेशन के नेचर की है तो वो आपके इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट हो जाती है। अच्छा, सेल ऑफ एसेट या सेल ऑफ एसेट मतलब यहाँ फिक्स्ड एसेट की बात कर रहा हूं मैं, यहाँ पे सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। जैसे आप लोग बचपन में फिक्स्ड एसेट जब सेल होती थी, अगर वो नुकसान में सेल होती थी तो लॉस को आप पीएनएल में डेबिट करते थे। अगर गेन पे सेल होती थी, प्रॉफिट पे सेल होती थी, तो गेन या प्रॉफिट को आप पीएनएल में क्रेडिट करते थे। तो यहाँ पे भी आपको सेम चीज करनी है।
एसेट या इन्वेस्टमेंट अगर लॉस पे सेल हो रही है तो लॉस को हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट कर देंगे, अगर गेन पे सेल हो रही है तो गेन को हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। ठीक है। अच्छा, अब एक इंपॉर्टेंट आपकी कॉन्सेप्ट आ जाता है स्पेशलिस्ट में, वो होता है सब्सक्रिप्शन का। एक और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसपे से सेपरेटली आपको इंडिविजुअली क्वेश्चन आ सकता है। एक तो फंड बेस्ड अकाउंटिंग हमने डिस्कस कर लिया, वहां से आपको क्वेश्चन आ सकता है। अब एक होता है सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन की कॉन्सेप्ट में आपको बेसिकली सब्सक्रिप्शन इनकम जनरली निकालनी होती है जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट होती है। बेसिकली वो सब्सक्रिप्शन जो करंट ईयर से रिलेट करती है वो हमको निकालनी होती है, जो हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर में एज इनकम क्रेडिट करेंगे। सब्सक्रिप्शन एक रेवेन्यू रिसिप्ट होती है, इनकम होती है, तो वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट होनी चाहिए। लेकिन क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हम एक्रूअल बेसिस पे बनाते हैं, तो सब्सक्रिप्शन हमें निकालनी होती है जो सिर्फ करंट ईयर से रिलेट करती है, जो हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट करेंगे। अब इसको निकालने के दो तीन तरीके होते हैं। एक होता है कि आप स्टेटमेंट फॉर्म में निकालो, एक होता है आप स्टेटमेंट फॉर्म में निकालो। तो उसका क्या फॉर्मूला होता है, सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, मोस्टली आपको गिवन होती है ना। ये आपको कहां से पता लगेगी, या तो आपको डायरेक्टली दी होगी या आपको रिसिप्शन पेमेंट अकाउंट से दिख जाएगी। रिसिप्शन पेमेंट अकाउंट में डेबिट साइड पे अगर कोई सब्सक्रिप्शन आ रही है रिसीव, तो ये आप वहां से उठा लोगे, सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर। इसमें आपको ऐड करना होता है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर, एट द एंड ऑफ द ईयर। और आपको इसमें ऐड करना होता है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। सिंपल भाषा में बोलूं, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का क्लोजिंग बैलेंस ऐड करना है, एडवांस सब्सक्रिप्शन का ओपनिंग बैलेंस ऐड करना है। दो चीज ऐड करनी है, आउटस्टैंडिंग का क्लोजिंग बैलेंस और एडवांस सब्सक्रिप्शन का ओपनिंग बैलेंस। फिर लेस क्या करना है आपको, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर एंड सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट द एंड ऑफ द ईयर। सिंपल भाषा में बोलूं तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का ओपनिंग बैलेंस माइनस करना है और एडवांस सब्सक्रिप्शन का क्लोजिंग बैलेंस आपको माइनस करना है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऐसी सब्सक्रिप्शन जो अभी मिलनी चाहिए थी बट मिली नहीं, तो ये एक एसेट हो जाता है। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस या एडवांस सब्सक्रिप्शन जो अभी मुझे मिलनी नहीं चाहिए थी बट मिल चुकी, तो ये एनपीओ के लिए लाइबिलिटी होती है। एडवांस सब्सक्रिप्शन लाइबिलिटी होती है, तो आपके बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड पे आती है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है ना, सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स, बहुत सारे नाम होते हैं इसके, जो भी नाम यूज हो जाए, ये बेसिकली एसेट होता है, तो बैलेंस शीट में एसेट साइड पे आ जाता है। ठीक है, ये तो आपका स्टेटमेंट फॉर्म में निकालने का तरीका हो गया। लेकिन इसको आप सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना के भी निकाल सकते हो, तो वो मैं आपको याद दिला देता हूं कि सब्सक्रिप्शन अकाउंट हम कैसे बनाते थे। यहाँ पे तो नॉर्मल सब्सक्रिप्शन अकाउंट एक टी शेप्ड अकाउंट होता है। अगर आपको स्टेटमेंट बनाने से दिक्कत आती है, आपको लगता है कि वो थोड़ा मुश्किल लगता है, तो मैं हमेशा सजेस्ट करता हूं कि आप एग्जाम में अकाउंट बना लो, सबसे सिंपल। ठीक है, तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन सबसे पहले बेसिकली एक एसेट होता है वो, तो ओपनिंग बैलेंस यहां पे आ जाएगा और क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पे आ जाएगा। तो डेबिट साइड पे ओपनिंग बैलेंस आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का, और क्रेडिट साइड पे आपका क्लोजिंग बैलेंस आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का। सिमिलरली एडवांस सब्सक्रिप्शन एक लाइबिलिटी होती है, तो ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड पे आ जाएगा बाय एडवांस सब्सक्रिप्शन, और क्लोजिंग बैलेंस आपका आ जाएगा डेबिट साइड पे, तो यहां पे हम लिख देंगे टू एडवांस सब्सक्रिप्शन। अच्छा, साल के दौरान जो आपको सब्सक्रिप्शन एक्चुअली रिसीव हुई, जो बेसिकली आपके रिसिप्शन पेमेंट अकाउंट में आ रही होगी, उसको हम लोग क्रेडिट साइड पे लिख देंगे बाय बैंक अकाउंट। अब कभी कभी क्या होता है, हो सकता है, वैसे कम होता है लेकिन हो सकता है क्वेश्चन में आपको दिया हो कि कुछ सब्सक्रिप्शन हमें राइट ऑफ करना है। बेसिकली कोई आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन था जो अब हमें रिसीव नहीं होगा, इट्स लाइक अ बैड डेट, आप इसको बैड डेट की तरह समझ लो। तो अगर कोई सब्सक्रिप्शन जो मिलना चाहिए था बट अब हमें पता है कि नहीं मिलेगा, यानी एक प्रकार से बैड डेट की तरह समझ लो, उसको हम बोलते हैं सब्सक्रिप्शन रिटर्न ऑफ। तो अगर ऐसा आपको दे रखा है तो आप उसको यहां पे लिख दोगे बाय, क्रेडिट साइड पे लिख दोगे बाय सब्सक्रिप्शन रिटर्न ऑफ।
ये सारे कारनामे करने के बाद अब आप अपनी बैलेंस इस अकाउंट को टैली कर लोगे तो डेबिट साइड पे आपका बैलेंस बच के आएगा। डेबिट साइड पे आपका बैलेंस बच के आएगा। तो जो डेबिट साइड पे बैलेंस बच के आता है उसको हम बोलते हैं टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, यानी सिंपल भाषा में या दूसरे भाषा में बोलूं तो सब्सक्रिप्शन टू बी क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट या फिर सब्सक्रिप्शन रिलेटिंग टू करेंट ईयर। इस प्रकार से आपका अकाउंट बन जाता है। सिमिलरली जो सब्सक्रिप्शन रिटर्न ऑफ होता है ये एक नुकसान होता है, ये आपका एक लॉस होता है, तो इसको हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट कर देते हैं। अगर सब्सक्रिप्शन रिटर्न ऑफ है तो इसमें आप इसको डेबिट कर दोगे क्योंकि नुकसान है, और जो डेबिट साइड पे बैलेंसिंग फिगर आ रही है इसको हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। ये आपको चीजें पता होनी चाहिए। तो इस प्रकार से आप सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना के सारी चीजों को दिखा सकते हो। अच्छा, एक और चीजें डिस्कस कर लेते हैं। जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है, जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है ओपनिंग वाला, ये आपकी ओपनिंग बैलेंस शीट में आ जाता है एसेट साइड पे, और एडवांस सब्सक्रिप्शन जो ओपनिंग बैलेंस है वो आपकी ओपनिंग बैलेंस शीट में आ जाता है लाइबिलिटी साइड में। सिमिलरली आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो क्लोजिंग बैलेंस है ये आपकी क्लोजिंग बैलेंस शीट में आ जाता है एसेट साइड पे, और एडवांस सब्सक्रिप्शन जो आपका क्लोजिंग बैलेंस है ये आपके क्लोजिंग बैलेंस शीट में आ जाता है लाइबिलिटी साइड पे। ये भी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो दो तरीके मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए, एक हो गया स्टेटमेंट फॉर्म में निकाल दिया जो मैंने दिखाया, और एक हो गया आपका सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना के। अब कभी कभी क्वेश्चन में आपको इंफॉर्मेशन दे सकता है, वो बोल सकता है कि एनपीओ में नंबर ऑफ मेंबर्स इतने थे और सब्सक्रिप्शन पर मेंबर पर एनम इतना था। नंबर ऑफ मेंबर्स दे दिया, सब्सक्रिप्शन पर मेंबर पर एनम दे दिया, तो आप लोग डायरेक्टली भी निकाल सकते हो सब्सक्रिप्शन टू बी क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इसका फॉर्मूला बन जाता है नंबर ऑफ मेंबर्स इनटू सब्सक्रिप्शन जितना भी दे रखा है पर मेंबर पर ईयर। ये अगर आपको इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दी है तभी आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये भी एक तरीका बन के आ जाता है सब्सक्रिप्शन निकालने का तरीका। तो तीन तरीके हो गए, स्टेटमेंट फॉर्म, अकाउंट फॉर्म एंड ये फॉर्मूला वाला। ठीक है, फॉर्मूला वाला तो तभी लगा सकते हो जब इंफॉर्मेशन हो। बाकी दोनों मेथड में मेरा सजेशन ये रहेगा कि कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए बेस्ट है कि आप सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना लो। तो ये होता है आपका सब्सक्रिप्शन का कॉन्सेप्ट। इसी प्रकार से एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है जहां से सेपरेटली आपका इंडिविजुअल क्वेश्चन बन के आ सकता है एग्जाम में, वो होता है कैलकुलेशन ऑफ कंज्यूमेबल आइटम्स। कुछ कंज्यूमेबल आइटम्स होते हैं एनपीओ में, जैसे हॉस्पिटल के केस में मेडिसिन हो गया, स्कूल्स के केस में स्पोर्ट्स मटेरियल हो गया, यहाँ पे स्टेशनरी हो गया। इस तरह के कुछ आइटम्स होते हैं जो साल के दौरान कंज्यूम हो जाते हैं। ठीक है, तो हमको कंज्यूम्ड आइटम निकालना होता है, और जो आइटम कंज्यूम हो जाता है वो हम बेसिकली इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट साइड दिखाते हैं। तो ये भी निकालने का एक आपका सेपरेट कॉन्सेप्ट होता है। इसमें भी निकालने के बेसिकली दो तरीके होते हैं। एक तो आप स्टेटमेंट या फॉर्मूला फॉर्म में निकाल दो, तो उसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा जो यहाँ पे लिखा हुआ है, कंज्यूम्ड आइटम इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक ऑफ कंज्यूम आइटम या कंज्यूमेबल आइटम प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। और परचेजेस में ध्यान रखना दोनों तरह की परचेजेस आएंगी, क्रेडिट परचेज भी आ जाएगी और कैश परचेज भी आ जाएगी। तो ये फॉर्मूला या स्टेटमेंट फॉर्म हो गया। लेकिन यहाँ पे भी मैं सजेस्ट करता हूं कि हम लोग बेटर है कि अकाउंट बना के सीखे। तो यहाँ अकाउंट किस प्रकार से बनाना होता है ये भी मैं आपको याद दिला देता हूं। एक हम बनाते हैं क्रेडिटर फॉर कंज्यूमेबल आइटम। सपोज मैं बोल लेता हूं स्पोर्ट्स मटेरियल, एग्जाम्पल के तौर पे मैं स्पोर्ट्स मटेरियल कह रहा हूं, तो क्रेडिटर्स फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल अकाउंट एक बनता है आपका। एक आपका इस प्रकार से बनता है स्पोर्ट्स मटेरियल अकाउंट। क्रेडिटर फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल आपका एक लाइबिलिटी है, स्पोर्ट्स मटेरियल अकाउंट आपका एसेट है, ये आपको पता होना चाहिए। तो जब क्रेडिटर अकाउंट बनाते हैं तो ओपनिंग बैलेंस आपका इधर आ जाएगा क्रेडिट साइड पे बाय बैलेंस बीडी करके,
और क्लोजिंग बैलेंस आपका डेबिट साइड आ जाएगा टू बैलेंस सीडी करके। अब क्वेश्चन में अगर आपको हो सकता है इंफॉर्मेशन दे रखी हो कि साल के दौरान हमने क्रेडिटर्स को कुछ पेमेंट भी करी, तो वो डेबिट साइड पे आ जाएगा टू बैंक। इस प्रकार से आपका अकाउंट क्लोज हो जाएगा और आपको जो बैलेंस बचेगा वो क्रेडिट साइड पे बचेगा। तो ये जो क्रेडिट साइड पे बैलेंस बचता है इसको हम लोग बोल देते हैं बाय स्पोर्ट्स मटेरियल। ये बेसिकली आपकी क्रेडिट परचेज ड्यूरिंग द ईयर होती है, क्रेडिट परचेज ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, यानी कि क्रेडिटर फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल या क्रेडिटर फॉर कंज्यूमेबल आइटम का अकाउंट आपको तभी बनाना है जब क्वेश्चन में आपको क्रेडिटर्स की इंफॉर्मेशन तो दे रखी है लेकिन क्रेडिट परचेज की इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी। तो क्रेडिट परचेज निकालने के लिए आपको क्रेडिटर अकाउंट बनाने की जरूरत है। अगर क्वेश्चन में आपको क्रेडिट परचेज भी दे रखी है और क्रेडिटर्स की इंफॉर्मेशन भी दे रखी है तो वहां पे आपको क्रेडिटर का कोई भी अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको क्रेडिट परचेज ऑलरेडी पता है। ठीक है, तो इस प्रकार का क्वेश्चन एक 2 मार्क में आया हुआ है आपके सीबीएसई टर्म 2 सैंपल पेपर में। तो वहां पे सेम था, वहां पे क्रेडिटर के बैलेंसेस तो दे रखे थे लेकिन उस क्वेश्चन में क्रेडिट परचेज की इंफॉर्मेशन भी दे रखी थी। तो आपको क्रेडिटर का अकाउंट बनाने की आवश्यकता है ही नहीं। तो क्रेडिटर का अकाउंट याद रखना तभी बनाना जब आपको क्रेडिट परचेज की इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी हो। अच्छा, अब स्पोर्ट्स मटेरियल अकाउंट पे आ जाते हैं। तो ये एक एसेट है, तो इसका ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड पे आ जाएगा। तो इसको हम लिख देंगे टू बैलेंस बीडी। और क्रेडिट साइड पे हम लिख देंगे क्लोजिंग बैलेंस बाय बैलेंस सीडी। अच्छा, साल के दौरान अगर कैश परचेज की है तो क्वेश्चन में आपको दी होगी, तो उसको हम लिख देंगे टू बैंक। या तो आपको ये इंफॉर्मेशन डायरेक्टली दी होगी या फिर आप इसको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की पेमेंट साइड में से निकाल सकते हो कि अगर हमने कोई कैश परचेज की है तो। और जो हमने क्रेडिटर अकाउंट में से क्रेडिट परचेज निकाला उसको हम लोग यहाँ पे भी दिखा देंगे। तो एक प्रकार से आप कह सकते हो ये क्रॉस पोस्ट हो जाएगा। तो जो क्रेडिट परचेज हमने निकाली क्रेडिटर अकाउंट में, इसको हम यहाँ पे क्रॉस पोस्ट कर देंगे। इसको हम लिख देंगे टू क्रेडिटर फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल अकाउंट। क्रेडिट परचेज आपकी यहाँ पे आ जाएगी। तो दोनों परचेजेस आपकी डेबिट साइड पे आ जाएगी, कैश परचेज भी और क्रेडिट परचेज भी। अच्छा, क्वेश्चन में अगर वो बोलता है कोई स्पोर्ट्स मटेरियल हमने साल के दौरान बेचा, कोई स्पोर्ट्स मटेरियल हमने साल के दौरान बेचा भी है, तो वो हम यहाँ पे दिखा देंगे बाय बैंक अकाउंट। बट ध्यान रखना यहाँ पे सिर्फ बुक वैल्यू आती है, यहाँ पे बुक वैल्यू आती है ना। तो हो सकता है वो बोले स्पोर्ट्स मटेरियल बुक वैल्यू ऑफ 10,000 सोल्ड फॉर ₹12,000। तो हम यहाँ पे 10,000 नहीं दिखाएंगे, बुक वैल्यू ही दिखाएंगे। और जो 2,000 रुपए का फायदा हो गया, क्योंकि 10,000 का स्टॉक हमने 10,000 का स्पोर्ट्स मटेरियल हमने 12,000 पे बेचा, तो 2,000 का जो फायदा हो गया वो फायदा आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। तो अगर फायदे में बेचा तो फायदा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आ जाएगा, नुकसान में बेचा तो नुकसान इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट साइड आ जाएगा। अब ये सारे कारनामे करने के बाद, सब काम करने के बाद आपका जो बैलेंसिंग फिगर स्पोर्ट्स मटेरियल अकाउंट में बचेगा वो क्रेडिट साइड पे बचेगा। इसको हम लोग बोल देंगे बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। सिंपल भाषा में बोले तो ये कंज्यूम्ड पोर्शन हो जाएगा, कंज्यूम्ड आइटम ड्यूरिंग द ईयर, कंज्यूम स्पोर्ट मटेरियल्स ड्यूरिंग द ईयर। और ये आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट साइड पे चला जाता है। अच्छा, कुछ कुछ क्वेश्चन पे हो सकता है आपको कभी दे दे वो कि साल के दौरान कुछ मटेरियल हमने राइट ऑफ कर दिया है ना, या स्क्रैप कर दिया, तो वो भी आपका लॉस हो जाता है, वो भी आपका इधर ही आ जाएगा और इसको भी आप लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखा दोगे। तो अगर कोई रिटर्न ऑफ है, स्पोर्ट्स मटेरियल रिटर्न ऑफ, तो ये भी यहाँ पे आ जाएगा बाय स्पोर्ट्स मटेरियल रिटर्न ऑफ। और ये भी आपका सिंपल वैसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट साइड ही जाएगा। कंज्यूम पोर्शन को आप दिखा दोगे कंज्यूम स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम, और जो रिटर्न ऑफ है उसको अलग से दिखा दोगे टू स्पोर्ट्स मटेरियल रिटर्न ऑफ, लेकिन ट्रीटमेंट बिल्कुल आपकी सेम ही है।
तो इस प्रकार से आपको कंज्यूमेबल आइटम्स का अकाउंट बनाना होता है, उसकी ट्रीटमेंट करनी होती है। इसमें से भी आपका सेपरेटली 2 नंबर में या 3 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है, जैसे कि आपके सीबीएसई के सेकंड टर्म के सैंपल पेपर में आपका ऑलरेडी 2 नंबर में एक इसमें से सवाल आ रखा है। तो ये होता है इसका कॉन्सेप्ट। तो मोटा मोटा आपका एनपीओ में यही बातें होती हैं। इसके अलावा और छोटी मोटी कुछ आइटम्स अगर रह गई हो तो वो भी देख लेना। जैसे कि अगर सेल ऑफ न्यूज़पेपर है, अगर क्वेश्चन में आपको सेल ऑफ न्यूज़पेपर देता है तो वो आपके इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट साइड आ जाएगा। लेकिन याद रखना, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, हमेशा याद रखना अगर बुक्स की बात होती है तो बुक्स को हम लोग जनरली फिक्स्ड एसेट ही मानते हैं। हम मानते हैं जो किताबें हम खरीदते हैं वो हमें लॉन्ग टर्म बेनिफिट देगी, तो उसको हम लोग फिक्स्ड एसेट की तरह ट्रीट करते हैं। तो बुक्स अगर परचेज हो रही है तो वो आपके फिक्स्ड एसेट में ऐड हो जाएगी, बैलेंस शीट में अलग से आ जाएगी। इसके अलावा एक टर्म होता है ऑनरेरियम, लाल पेन से लिख लेते हैं इसको। एक टर्म होता है ऑनरेरियम। तो ऑनरेरियम क्या होता है? बेसिकली एक टोकन पेमेंट होती है। हम किसी को कोई वॉलेंट्री सर्विस देने के लिए कोई टोकन पेमेंट करते हैं। ऐसी सर्विस जो जनरली कोई फीस के लिए फीस पे कोई ली जाती है। अगर कोई फ्री में हमें वो सर्विस देता है तो उसको हम लोग एक टोकन पेमेंट देते हैं। टोकन पेमेंट मतलब एक प्रकार से बोलो थैंक यू बोलने के लिए, ग्रेटिट्यूड दिखाने के लिए हम लोग कोई पेमेंट करते हैं, उसको बोलते हैं ऑनरेरियम। तो ये भी एक नॉर्मल खर्चा ही होता है जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट होता है। ऑनरेरियम का एग्जांपल बेस्ट जो यूज होता है या बेस्ट हो सकता है वो होता है अगर किसी हम लेक्चरार को, कोई स्कूल लेक्चरार को पेमेंट दे टू टेक सम गेस्ट लेक्चर, कोई गेस्ट लेक्चर लेने के लिए अगर कोई हम टीचर को पेमेंट करे तो वो ऑनरेरियम होता है। तो ये आपका नॉर्मल एक्सपेंस होता है, रेवेन्यू नेचर का पेमेंट होता है, और ये आपका आ जाता है आपके इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड में। इसी प्रकार से कई क्वेश्चन में आपको लॉकर रेंट दिया होता है, तो लॉकर रेंट भी एक रेवेन्यू रिसिप्ट होता है, ठीक है, जो आपके इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट साइड आता है एज इनकम। तो दिस इज ऑल अबाउट योर एनपीओ। तो एनपीओ के फाइनल अकाउंट्स इस प्रकार से बनते हैं। बाकी इसके अलावा आपको अगर बैलेंस शीट भी बनानी है, अगर सपोज क्वेश्चन में आपको क्लोजिंग बैलेंस शीट भी बनानी है तो उसमें आपको एक एक्स्ट्रा काम करना पड़ सकता है। आपको ओपनिंग बैलेंस शीट बना के उसमें ओपनिंग कैपिटल फंड निकालने की जरूरत पड़ सकती है। बाकी सारे काम जो आपने यहाँ पे एक एक करके सीखे वही आपको करने होते हैं। तो ये होता है आपके एनपीओ चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट्स। तो मैं आशा करता हूं आपको सारी चीजें याद होगी, आपने क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस कर रखी होगी। एंड अगेन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, एनपीओ और कैश फ्लो स्टेटमेंट ये तो दो चैप्टर्स हैं, इसको जितना हो सके कम रट के ज्यादा समझ के करने की कोशिश करना, तो आपको इस चैप्टर में कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। तो मैं आशा करता हूं आप लोगों ने मेरे साथ इस चैप्टर को रिवाइज कर लिया होगा और आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी, बेनिफिशियल लगी होगी। अगेन अगर आपको हेल्पफुल लगी, आप मेरे को सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिएगा। मेरे साथ इस वीडियो लेक्चर में, इस रिवीजन वीडियो में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, हंसी खुशी रहें, एक दूसरे की मदद करते रहें और पॉजिटिव माइंडसेट से पढ़ाई करते रहें। मैं आपसे जल्दी मिलूंगा ऐसी एक और वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।